तो हेलो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं इतिहास का लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले तो हम एमपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए इतिहास का अध्ययन करेंगे। आपको सबसे पहले अगर देखना है तो इतिहास विषय को हम इस प्रकार से पढ़ेंगे कि हम इसे मानचित्र के सहारे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये अपनी पहला लेक्चर रहेगा। पहला लेक्चर हम जो भी आगे लेक्चर करेंगे वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। और इसके बाद में अगर हम देखें तो हम करने वाले हैं एमपीपीएससी की तैयारी, ठीक है। तो एमपीपीएससी में आपकी हिस्ट्री, इतिहास इस प्रकार से अपन कंप्लीट कर लेंगे कि प्री के एग्जाम के लिए लगभग 70 से 90% क्वेश्चन आपके बन जाएंगे जो अपन नोट्स बनाएंगे, ठीक है गाइस। और मेंस की अगर बात करें तो उसमें 80% प्लस क्वेश्चन अपने आराम से नोट्स से बन जाएंगे। तो ये रही अपनी बात। अब देखते हैं हम इतिहास विषय को पढ़ने का एक सीक्वेंस होता है। इतिहास की एक बात भी आती है कि आखिर हम सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं तो हमें ये विषय क्यों डाला गया है सिलेबस में। अगर हम देखें तो ये विषय हमें जो पहले गलतियां की है उन गलतियों को ना दोहराया जाए, इसलिए हमारा ये इतिहास विषय बनाया गया है। इतिहास क्या है? जो बीता हुआ कल है उसका घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास है। तो इसमें हम अपने अतीत से सीखते हैं और उसमें नवाचार करते हैं, ठीक है। तो अपने जो लेक्चर होंगे उसमें आपको इतिहास का महत्व भी बताया जाएगा, क्या है अपना आखिर सिविल सर्वेंट में हमें ये क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, हमारा 1-2 लेक्चर सिर्फ इतिहास को समझना है, किस प्रकार से हम पढ़ेंगे इस पर हम फोकस करेंगे। फिर हमारा जो चौथा 5वां लेक्चर जो भी आएगा उसमें अपन प्रॉपर नोट्स बनाएंगे समझ के साथ। तो सबसे पहले हम इतिहास विषय को पढ़ने के लिए मानचित्र का सहारा लेंगे। आपका मानचित्र की जो है इतिहास में क्या काम है मानचित्र का? तो मानचित्र का इतिहास में काम बहुत होता है। मानचित्र के आधार पर अपन फैक्ट को ध्यान में रख सकते हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ अपन पढ़ाई करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं, जैसे कि भारत का पहला साम्राज्य कौन सा है? तो आप कहेंगे मगध साम्राज्य, ठीक है। अभी आपको कुछ भी याद नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, मगध साम्राज्य, ठीक है। भारत का पहला साम्राज्य अगर कोई पूछता है तो मगध साम्राज्य। और फिर अगर महात्मा करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1915 में। अब कोई आपसे पूछे भारत की सबसे प्राचीन और विश्व की सबसे विकसित सभ्यता कौन सी है, तो भारत की सभ्यता कौन सी सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। ये हमारे विश्व की जो है सबसे विकसित सभ्यता में से एक मानी जाती है। अब आपसे कोई पूछे भारत का राष्ट्रीय शासक कौन है, भारत का पहला राष्ट्रीय शासक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये जो सभी तत्य है, ये तो एक तो तथ्य हो गए, लेकिन जैसे ही आप इसके पीछे की जानकारी लेना शुरू करते हैं तो आपकी समझ बढ़ती है। और इतिहास एक सिविल सर्वेंट होने के नाते जो अपनी समझ है वो विकसित करना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हम एसएससी की तैयारी नहीं कर रहे, व्यापक की तैयारी नहीं कर रहे, हम किसी तरह एमपीपीएससी, हमको एचडीएम बनना है, डीजीपी बनना है, इसकी तैयारी कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अब देखते हैं किस प्रकार से अपन समझेंगे। तो आपसे पहला क्वेश्चन, मगध साम्राज्य। विभिन्न राज्यों को मिलाकर एक साम्राज्य खड़ा किया जाता है, ठीक है। साम्राज्य खड़ा किया जाता है। अब मगध साम्राज्य बना होगा तो अपन डायरेक्ट समझ सकते हैं कि इसके पास बड़ी सेना होगी, विशाल सेना होगी, ठीक है। इसके पास विशाल सेना रही होगी। क्या विशाल सेना के बल पर ही साम्राज्य स्थापित किया जा सकता था? नहीं, क्योंकि अगर विशाल सेना के बल पर ही अगर साम्राज्य स्थापित किया जाता था तो मुट्ठी भर अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना दिया था। तो इसके साथ क्या चाहिए अपने को? अब अगर अपन देखना चाहे मगध कहाँ पे है, मैप बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा मैप। अगर इसमें हम मगध की स्थिति देखें तो मगध था बिहार में, ठीक है। बिहार में है मगध। मगध में बड़ी जनसंख्या अभी कौन से अभी ज्यादा जनसंख्या किस उत्तर भारत में है कि दक्षिण भारत में? तो हम कह सकते हैं उत्तर भारत में। अब बड़ी जनसंख्या यहाँ पे है, ठीक है गाइस। अब बड़ी जनसंख्या यहाँ पे रही होगी तो यहाँ पे कृषि कार्य अत्यधिक होगा। कृषि कार्य यहाँ पे अत्यधिक होगा तो यहाँ पर जो साम्राज्य होगा वो आर्थिक रूप से सशक्त होगा। अब जब साम्राज्य आर्थिक रूप से सशक्त होता है तो वहां
आधुनिक हथियार या फिर वृहद पैमाने पर बड़े स्तर पर उसके पास हथियार होंगे। ठीक है, तो मगध साम्राज्य के स्थापना में बड़े हथियारों का रोल रहा है, विशाल सेना का रोल रहा है। इसके बाद में अब विशाल सेना भी रही है, और प्राचीन काल में जो हथियार होते थे वो लोहे के बनते थे। ठीक है गाइस, लोहे के। अब लोहे के जो हथियार, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम लोहा प्राप्त हुआ था, हम इसका आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे लोहे तलवार वगैरह से यहाँ पे युद्ध लड़ा जाता था। तो यहाँ कृषि कार्य अच्छा हो रहा था, जनसंख्या अच्छी थी, लोहा भी यहाँ पे था। अवध में हाथी की उपस्थिति भी रही है। अवध कहाँ पे? बिहार में। तो हाथी भी यहाँ अच्छे खासे थे। पहले जो प्राचीन काल में युद्ध में हाथियों का बहुत महत्व होता था। ठीक है गाइस, तो इसके बाद में जो थी इसकी संरचना, आपने शिवाजी का नाम सुना होगा। आपने क्या, पूरी दुनिया ने सुना है, शिवाजी। ठीक है, शिवाजी की छोटी सेना होने के बाद भी वो बड़ी बड़ी सेनाओं पर भारी पड़ जाते थे। क्यों पड़ जाते थे? क्योंकि वो लड़ते थे गोरिल्ला युद्ध। गोरिल्ला युद्ध क्या होता है? गोरिल्ला युद्ध मतलब अचानक से हमला करना। ठीक है, महाराष्ट्र तरफ शिवाजी का गढ़ था। जो यहाँ पे स्थिति थी, भौगोलिक स्थिति, यहाँ पे पर्वत पठार, जैसे कि अपने गाँव में गलियां नहीं होती है, अगर कोई अनजान व्यक्ति आता है उन गलियों में तो वो भटक जाता है। जैसे कि बहुत सारी गलियां इसका रास्ता इधर से मिल रही है, इधर से मिल रही है, इधर से मिल रही है। तो ऐसी ही संरचना कुछ महाराष्ट्र की थी। अब जैसे ही कोई सेना युद्ध करने आती तो इधर से वो सेना आ रही है, पता चला पीछे से आके उस सेना को गोरिल्ला युद्ध ने काम तमाम कर दिया, शिवाजी की सेना। तो ऐसी ही कुछ संरचना कहाँ पे थी? तो ये ऐसी ही कुछ संरचना थी अपने बिहार में। अभी भी आप देख सकते हैं, जो नर्मदा सॉरी गंगा घाटी क्षेत्र है, ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र है, यहाँ पे है। तो इस प्रकार से एक जलवायु भी इसमें महत्वपूर्ण रोल इसका रहा है उत्तर भारत में। तो अब अपन इतनी बात को समझ चुके हैं। इसके बाद में अगर अपन देखना चाहें तो मगध साम्राज्य की जो स्थापना है या फिर मगध साम्राज्य का निर्माण किया था बिंबिसार ने। ठीक है, अब बिंबिसार ने, आपने सुना होगा कि इसने 500 विवाह किए थे लगभग, इतिहास में इसने लगभग 500 विवाह किए थे। तो विवाहों का बहुत महत्व होता था उस समय। विवाहों का क्या महत्व होता था कि इसकी बड़ी सेना कैसे बन जाती विवाह में। इसकी बड़ी सेना, ये विवाह किसी ऐसे वैसे तो करे, इसने भी विवाह किनसे किए थे? वो क्या बोलते हैं, राजाओं महाराजों जो राज्य थे उनसे विवाह किए थे। अब 500 विवाह कोई व्यक्ति करता है, वैवाहिक संबंध स्थापित करके भी इसने एक इतनी बड़ी सेना स्थापित कर ली थी कि बहुत विशाल सेना स्थापित कर ली थी। जैसे कि अभी अगर हम देखना चाहे, जो होती है द्रौपदी का आपने नाम सुना होगा, द्रौपदी। ठीक है, द्रौपदी के जब 5 पति थे, वो सिर नीचे करके खड़े थे, तब द्रौपदी ने अपने भाई को लगाया और भाई दौड़े चले आए। इसी प्रकार अगर बिंबिसार 500 विवाह करेगा तो इसके ससुराल में इसकी पत्नी अगर कोई भी इस राज्य पर यानी मगध पर आक्रमण करेगा तो एक विशाल सेना ये खड़ी कर देगा। तो एक इसने जो है अपने वैवाहिक संबंधों को भी राज्य स्थापना में महत्वपूर्ण स्थान निभाया है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, तो इसके बाद कृषि कार्य यहाँ पे अच्छा हो रहा है, और उसके बाद में वेपन्स यहाँ पे है, अच्छी बड़ी सेना है, वैवाहिक संबंध है। तो अब क्या होगा? अभी अपने साम्राज्य का विस्तार आसान इन्हीं सभी विशेषताओं का, जो ये सभी विशेषताएं हैं, इन्हीं सभी विशेषताओं का लाभ उठाकर शक्तिशाली हो गया है। इन सभी विशेषताओं ने मगध को क्या कर दिया? शक्तिशाली बना दिया। अब मगध हो गया भैया शक्तिशाली। मगध ने करना चालू कर दिया अपना विस्तार ये उत्तर भारत में ज्यादा करेगा। क्यों? क्योंकि उत्तर भारत में जनसंख्या की वृद्धि होती है, और जहां जनसंख्या की वृद्धि वहां कृषि कार्य अधिक होगा, और कृषि कार्य अधिक होगा तो आय ज्यादा होगी। इस कारण यहाँ इधर मध्य प्रदेश, इधर उत्तर भारत से लेकर इधर तक अपना साम्राज्य विस्तार करता गया, और इतना शक्तिशाली बना। इसकी इन्हीं विशेषताओं का लाभ उठाकर मगध साम्राज्य इतना शक्तिशाली बन गया कि विश्व विजेता कहने वाला। अफगानिस्तान से सिकंदर की सेना ने इस पर हमला किया था, इस साइड से। ठीक है, लेकिन जो सिकंदर की सेना थी उसका साहस नहीं हुआ भारत पर आक्रमण करने का। जो सिकंदर की सेना थी उसका साहस, और इसी पर जो है भारत पर सिकंदर की सेना ने मगध साम्राज्य के लड़ने का साहस नहीं हुआ। और इसी समय सिकंदर ने कहा था, सिकंदर का एक वाक्य, सिकंदर ने कहा था, यहाँ कायरता से भरे दिलों में, किससे कहा रहा है? सेना से, सेना की तरफ।
इन कायरता से भरे दिलों में कौन सा रस भर दे। और वापस लौट गए। अंतिम शब्द थे ये सेना के लिए कि इन कायरता से भरे दिलों में कौन सा रस भर दे कि ये भारत पर आक्रमण करे। लेकिन सिकंदर की सेना भारत पर आक्रमण नहीं कर सकी। इसके बाद अब मगध साम्राज्य की इन्हीं विशेषताओं का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने लगभग संपूर्ण भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया और भारत के एक लंबे क्षेत्र पर अपना जो कवर है वो कर लिया और वो कहलाया भारत का पहला राष्ट्रीय शासक। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। ठीक है गाइस, अब यहाँ उत्तर भारत में अपना साम्राज्य, तो ज्यादातर यहाँ के राजधानी कहाँ होती है, राजा बैठता है उत्तर भारत में, तो ज्यादातर राजधानियां जो रही है उत्तर भारत में रही है। चाहे दिल्ली हो, दिल्ली के मुगल शासक हो, या फिर जो ब्रिटिश अंग्रेज है उन्होंने फर्स्ट टाइम कोलकाता से राजधानी कहाँ ट्रांसफर की थी, उत्तर भारत में। तो ज्यादातर राजधानियां भी जो भारत की है उत्तर भारत से संपूर्ण भारत को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो अपन समझ गए अगर कोई उत्तर भारत पर अपना नियंत्रण या फिर कंट्रोल कर लेता है तो लगभग संपूर्ण भारत जीतने की उसके पास चाबी हो जाती है, क्योंकि उत्तर भारत में जिसका कंट्रोल है उसके पास बड़ी सेना होगी, आर्थिक रूप से सशक्त होगा, ये बेहतर हथियार होंगे, इन सभी विशेषताओं। लेकिन क्या इन विशेषताओं का ज्ञान सिर्फ भारतीय शासकों को रहा होगा? तो भारतीय शासकों को तो था ही सही, लेकिन विदेशी शासकों को भी इसका ज्ञान रहा था। अब विदेशी शासकों को इसका ज्ञान रहा था। अब विदेश में एक आक्रमणकारी था गोरी। अब जब गोरी ने भारत पर आक्रमण किया था तो गोरी ने भी अफगानिस्तान से ये उत्तर भारत पर कंट्रोल किया। अब इसने उत्तर भारत पर जैसे कंट्रोल किया, लगभग 300 वर्षों तक मुगल जो मुस्लिम शक्तियों का भारत पर प्रभाव देखने को मिला, लगभग 300 वर्षों तक। अब इसके बाद लगभग बाबर जो था, बाबर भी आया था। बाबर ने लगभग 4 वर्षों में उत्तर भारत के क्षेत्र पर कंट्रोल कर लिया था। ठीक है, बाबर ने लगभग 4 वर्षों तक उत्तर भारत के क्षेत्र पर कंट्रोल कर लिया। बाबर जो था ना, खाने के लिए मरने वाला व्यक्ति था बाबर, खाने के लिए मरने वाला व्यक्ति था बाबर। लेकिन जब बाबर ने भारत पर कंट्रोल किया और पानीपत की लड़ाई हुई थी, ठीक है, पानीपत की विजय के बाद भारत ने कहा था दोस्तों अब हमारे भाग्य में गरीबी नहीं रही है। यहाँ पे इसको भी अपन पूरा देखेंगे। अब जैसे इसने उत्तर भारत पर कंट्रोल कर लिया, लगभग मुस्लिम लीग दिल्ली सल्तनत लगभग 3 वर्षों तक अपना कंट्रोल भारत पर मजबूती से बनाए रखती है। और 300 वर्षों तक दुनिया के सबसे समृद्ध शासकों में कौन गिने जाते थे, तो भारत के मुगल शासक आते थे। आज भी इनके द्वारा निर्मित जो भवन होते हैं उस समय या फिर आज भी अगर देखा जाए तो विश्व में कोई इनके द्वारा निर्मित भवनों की टक्कर नहीं ले पाता, जैसे कि ताजमहल, लाल किला। और अब इन्हीं विशेषताओं का लाभ आगे अंग्रेज उठाएंगे। अंग्रेज वैसे तो पहले तो अंग्रेज व्यापारी थे। ठीक है, अंग्रेज कौन थे? व्यापारी थे। अब व्यापारी ठीक है, लेकिन अंग्रेजों को भी इसका पता लग गया। अब मुगल शासकों की कमजोरी रही, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आखिर अंग्रेजों ने कैसे भारत पर कंट्रोल किया। थोड़ा समय ऊपर से अभी अपन इसको पूरा देखेंगे, ये तो सिर्फ अपनी किस टाइप से सोचना है अपने को, ये था जो लेक्चर 2-3 लेक्चर और अपन ऐसे लेंगे, पूरे भारत पर अपन कंट्रोल देख लेंगे और फिर विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे कि वास्को डी गामा और ये सब के बारे में। अब जैसे थोड़ा सा हिंट और देता हूँ, जैसे कि कर्नाटक, इधर कर्नाटक, ठीक है। अब कर्नाटक प्लासी का युद्ध हुआ इधर, प्लासी का युद्ध हुआ इधर, सुनिए ना, बंगाल में। कर्नाटक में 3 युद्ध हुए थे, वो देखेंगे अपन। बंगाल में युद्ध हुआ तो यहाँ पर अंग्रेजों का वो राजनीतिक स्थिति से इनकी मजबूत हो गई। फिर बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर के युद्ध में दिल्ली और अवध का शासक
और बंगाल का भगवत, तीनों शासक को ब्रिटिश ने यहाँ पे पराजित कर लिया और उत्तर भारत पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया। उसके बाद संपूर्ण भारत को जीते गुलाम बना लिया अंग्रेजों ने। तो ये अपना पूरा हो गया। अब आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए, वास्को डी गामा, ठीक है गाइस, वास्को डी गामा ने भारत के लिए, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी कि भारत के लिए एक नए मार्ग की खोज की थी? पहले ये क्वेश्चन बहुत तक कोई कह देता था कि भारत की खोज की, भारत की खोज की होती तो सिकंदर कहां से आता, ठीक है, सिकंदर ने किस भारत पर आक्रमण किया? तो इसने एक समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो मैं थोड़ा सा इसमें मैप बना देता हूँ एक। तो ये चित्र है, ये इंडिया है, पहले पाकिस्तान भी इंडिया का हिस्सा था बेटा अपना। तो इसके बाद में वैसे पाकिस्तान का नाम लेना तो नहीं चाहिए, इसका नाम लेने लायक भी नहीं है, ठीक है, तो उसको छोड़ो। इधर था एक पुर्तगाल, यहाँ पे वास्को डी गामा नामक एक व्यक्ति था। वास्को डी गामा पैसे से लुटेरा था, ठीक है गाइस, लुटेरा था पैसे से, लेकिन भारत से पहले सीधा यहाँ से व्यापार हो जाता था इस रास्ते से। लेकिन जब पैगंबर मोहम्मद शाह ने इस्लाम धर्म की स्थापना की, पहले ये मुस्लिम शक्तियां आपस में लड़ती रहती थी, ये मुस्लिम कंट्रीज है ना, लेकिन जैसे ही इस्लाम धर्म की स्थापना के साथ इन्होंने अपने आप पर हमला न करके ये एक संगठित हो गई, संगठित होकर इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद गोरी गजनवी, मोहम्मद बिन काशिम, इन लोगों ने भारत पर आक्रमण किया। फिर इन्होंने यूरोप पर भी आक्रमण किया। अब जैसे अपनी पड़ोसी से लड़ाई हो जाती है तो पड़ोसी सबसे पहले अपना रास्ता बंद करता है, तो इन्होंने यहाँ पर रास्ता बंद कर दिया। लगभग ये 15वीं शताब्दी के अंत तक की बात है ना, तो इन्होंने रास्ता बंद कर दिया। अब ये भारत से वस्तुएं लेंगे, पहले मसाले वगैरह का व्यापार अच्छा खासा होता था, ठीक है। अब ये भारत से वस्तु, तो यहाँ पे यूरोपीय, अब इनको जरूरत थी मसालों की। अब ये भूखे मरने वाले लोग थे गाइस, अंग्रेज भूखों मरने वाले लोग थे। भारत था सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया था भारत। चिड़िया कैसे बना था ये भी अपन आगे देखेंगे, लेकिन अभी देखते हैं वास्को डी गामा ने किस प्रकार समुद्री मार्ग की खोज की। अब वास्को, ये जो यूरोपीय लोग थे ना, ये इनको ये पता था कि पृथ्वी गोल है, ठीक है, ये ज्यादा भागते फिरते हैं, क्योंकि ये इतने मूर्ख थे गाइस कि इनको लगता था कि अब पृथ्वी गोल है, अगर हम यहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर चल गए तो नीचे टपक जाएंगे, ये मानते थे, ये इतने मूर्ख थे गाइस। लेकिन एक बंदा था वास्को डी गामा, वो निकला भारत की, वास्को डी गामा। कोलंबस के बारे में अपन चर्चा करेंगे, लेकिन वो जब अपन नोट्स प्रॉपर बनाएंगे, ये अपनी अपनी समझ बढ़ाने के लिए ना लेक्चर। तो यहाँ जब वास्को डी गामा ने यहाँ पर भौगोलिक खोज, सबने खोज करना शुरू किया यूरोप वाले ने, क्योंकि इंडिया को खोजते हैं अपन डायरेक्ट कनेक्शन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक, क्योंकि यहाँ पे मार्ग अवरुद्ध हो गया। फिर यहाँ से वास्को डी गामा निकला और यहाँ से होता हुआ वो केरल पहुंचा, केरल तट पर, और यहीं पर वास्को डी गामा ने भारत के लिए एक जल मार्ग की खोज की, ना कि भारत को खोजा गाइस। तो इसने, वास्को डी गामा ने भारत के लिए, भारत में अपने नए जल मार्ग की खोज की। अब जो भी यहाँ से आएंगे वो इस जल मार्ग से आएंगे, व्यापार करेंगे और चले जाएंगे। तो ये यहाँ तक